प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली स्थित पूसा संस्थान में ग्लोबल मिलेट्स श्री अन्न सम्मेलन का किया उद्घाटन। पीएम ने अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष पर डाक टिकट और सिक्का जारी किया। कहा, भारत में समग्र विकास का एक माध्यम बन रहा है श्री अन्न। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना आज वर्चुअल माध्यम से भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन का करेंगे उद्घाटन। 377 करोड़ रुपए की लागत से बनी है भारत और बांग्लादेश के बीच पहली सीमा पार ऊर्जा पाइपलाइन। दोनों देशों के बीच ऊर्जा सहयोग को मिलेगा बढ़ावा। पाकिस्तान में सियासी उथल-पुथल जारी। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान अपने समर्थकों के साथ अदालती सुनवाई में भाग लेने के लिए इस्लामाबाद पहुंचे। अपनी गिरफ्तारी की जताई आशंका। वहीं इमरान के जमा पार्क स्थित निवास में पुलिस घुसी। अमेरिका और यूरोप में गहराते बैंकिंग संकट के बीच स्विट्जरलैंड के सबसे बड़े बैंक यूबीएस की क्रेडिट स्विस को खरीदने की तैयारी। वहीं पैसिफिक वेस्टर्न बैंक ने लोगों ने बड़े पैमाने पर शुरू की पैसे की निकासी। और ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन प्रतियोगिता के भारतीय जोड़ी गायत्री गोपीचंद और त्रिशा जॉली सेमीफाइनल में पेश कर रही हैं अपनी चुनौती। कोरिया की बैकहाना और ली सो से मुकाबला जारी। नमस्कार, हिंदी समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए विस्तार से अब खबरों पर नजर डालते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली स्थित पूसा संस्थान में ग्लोबल मिलेट्स श्री अन्न सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस सम्मेलन में 100 से भी ज्यादा देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए। महोदय, इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष 2023 पर एक डाक टिकट और सिक्के का अनावरण भी किया। पीएम मोदी ने श्री अन्न वैश्विक उत्कृष्ट शोध केंद्र का भी शुभारंभ किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि भारत में मिलेट्स को अब श्री अन्न की पहचान दी गई है। ये सिर्फ खेती और खाने तक ही सीमित नहीं है। श्री अन्न भारत में समग्र विकास का एक माध्यम बन रहा है। इसमें गांव और गरीब भी जुड़ा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का मिलेट्स मिशन देश के 2.5 करोड़ किसानों के लिए वरदान साबित होने वाला है। जब मिलेट्स का मार्केट बढ़ेगा तो इससे 2.5 करोड़ किसानों की आय में वृद्धि होगी। मिलेट्स पैदा करने वाले 2.5 करोड़ छोटे किसानों की किसी सरकार ने इतनी बड़ी मात्रा में सुध ली है। जब मिलेट्स श्री अन्न का मार्केट बढ़ेगा तो इन 2.5 करोड़ छोटे किसानों की आय बढ़ेगी। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी बहुत लाभ मिलेगा। प्रोसेस्ड और पैकेज फूड आइटम्स के जरिए मिलेट्स अब स्टोर्स और मार्केट तक पहुंच रहा है। यानी देश में एक पूरी सप्लाई चेन विकसित हो रही है। इससे युवाओं को रोजगार भी मिल रहा है और छोटे किसानों की भी बहुत बड़ी मदद हो रही है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री अन्न सदियों से भारत में जीवन शैली का हिस्सा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत इससे जुड़ी तकनीकी मित्र राष्ट्रों के साथ साझा करना चाहता है। पीएम ने कहा कि एक ऐसा तंत्र विकसित करें जिससे एक नई सप्लाई चेन विकसित हो सके। श्री अन्न सदियों से भारत में जीवन शैली का हिस्सा रहा है। अलग अलग क्षेत्रों में ज्वार, बाजरा, रागी, सामा, कांगनी, चीना, कोंदो, कुटकी, कुट्टू जैसे कितने ही श्री अन्न भारत में प्रचलन में है। हम श्री अन्न से जुड़ी अपनी कृषि पद्धतियों को, अपने अनुभवों को विश्व के साथ साझा करना चाहते हैं। जिन मित्र देशों के एग्रीकल्चर मिनिस्टर यहां उपस्थित हैं, मैं उनसे विशेष आग्रह है कि हम इस दिशा में एक स्टेबल मैकेनिज्म डेवलप करें। इस मैकेनिज्म से आगे चलकर फील्ड से लेकर मार्केट तक, एक देश से दूसरे देश तक एक नई सप्लाई चेन विकसित हो, ये हम सबकी साझा जिम्मेदारी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज फूड हैबिट्स से जुड़ी बीमारी एक बड़ी समस्या बनती जा रही हैं। इन्हें उगाने में काफी ज्यादा केमिकल का इस्तेमाल किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने जोर देते हुए कहा कि श्री अन्न ऐसी सभी समस्याओं का समाधान है। एक तरफ ग्लोबल साउथ है जो अपने गरीबों की फूड सिक्योरिटी को लेकर चिंतित है, दूसरी तरफ ग्लोबल नॉर्थ का हिस्सा है जहां फूड हैबिट से जुड़ी बीमारियों एक बड़ी समस्या बनते जा रहे हैं। दोनों ही जगहों पर इस बात को लेकर चिंता जताई जा रही है कि पैदावार के लिए भारी मात्रा में केमिकल इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन श्री अन्न ऐसी हर समस्या का भी समाधान देते हैं। ज्यादातर मिलेट्स को उगाना आसान होता है, इसमें खर्च भी बहुत कम होता है और दूसरी फसलों की तुलना में ये जल्दी तैयार भी हो जाता है। ग्लोबल फूड सिक्योरिटी के लिए संघर्ष कर रहे विश्व में श्री अन्न बहुत बड़ी सौगात की तरह है। इसी तरह श्री अन्न से फूड हैबिट्स की समस्या भी ठीक हो सकती है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत के प्रस्ताव और प्रयासों के बाद ही संयुक्त राष्ट्र ने 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष घोषित किया। उन्होंने कहा कि ग्लोबल मिलेट्स कॉन्फ्रेंस इसी दिशा का एक महत्वपूर्ण कदम है। भारत के प्रस्ताव और प्रयासों के बाद ही संयुक्त राष्ट्र ने 2023 को इंटरनेशनल मिलेट ईयर घोषित किया है। जब हम इसे किसी संकल्प को आगे बढ़ाते हैं तो उसे सिद्धि तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी उतनी ही अहम होती है। मुझे खुशी है कि आज विश्व जब इंटरनेशनल मिलेट ईयर मना रहा है तो भारत इस अभियान की अगुवाई कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन का उद्घाटन करेंगे। ये भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा पार पहली ऊर्जा पाइपलाइन है जिसे 377 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है और जिसमें से पाइपलाइन के बांग्लादेश में निर्मित हिस्से पर लगभग 285 करोड़ रुपए की लागत आई है, जिसे अनुदान सहायता के तहत भारत सरकार ने वहन किया है। पाइपलाइन में प्रति वर्ष 1 मिलियन मीट्रिक टन हाई स्पीड डीजल HSD पहुंचाने की पूरी क्षमता है। ये शुरुआत में उत्तरी बांग्लादेश के 7 जिलों में हाई स्पीड डीजल की आपूर्ति करेगी।
भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन के संचालन से भारत से बांग्लादेश तक HSD लाने ले जाने का एक स्थायी, विश्वसनीय, किफायती और पर्यावरण अनुकूल साधन स्थापित होगा और दोनों देशों के बीच ऊर्जा सुरक्षा में सहयोग को और बढ़ाएगा। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर आज केरल के दौरे पर हैं। केंद्रीय मंत्री ने कोच्चि में आयोजित एक प्रेस वार्ता में केरल सरकार पर जमकर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि केरल में एक के बाद दूसरा घोटाला सामने आ रहा है और सरकार में सर्वोच्च पद पर बैठे व्यक्ति पर गोल्ड स्मगलिंग मामले में गंभीर आरोप लग रहे हैं। And in Kerala, one after another, corruption, allegations, scams, and allegations of very serious nature, not only on the members of the ruling party, but also the person on the top position. Charges have been leveled against him by none other than the accused in the gold smuggling case. अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि राहुल गांधी को संसद और भारत के बारे में झूठ नहीं बोलना चाहिए। राहुल को संसद में आकर सांसदों, स्पीकर और पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। He is an honorable member of the parliament. Though he himself says, unfortunately, he is a member of parliament. Unfortunately, he thinks like that, but we feel very fortunate to be a part of the parliament, world's largest democracy. And I think whenever he came and wanted to speak, he was given an opportunity on one or the other subject. He spoke on many subjects, from GST to others, to budget to others, and the presidential address as well. But spreading lies about Parliament and India is not in good taste. I think he should come back, come to the Parliament and apologize to the fellow parliamentarians, to the Parliament, Speaker and to the nation. भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज कर्नाटक के तुमकुरु में रोड शो किया। इस दौरान उन्होंने जनता से अपील की कि आने वाले विधानसभा चुनावों में वो बढ़ चढ़कर भाग लें और अपना भाजपा का साथ दें। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो कर्नाटक समेत देश का विकास कर सकती है। यह कमल का खिलना ये भारतीय जनता पार्टी के लिए आवश्यक अकेला नहीं है। कमल का खिलना कर्नाटक की धरती के लिए और कर्नाटक के विकास के लिए एकमात्र रास्ता है, इसको भी हमको समझ लेना चाहिए। और यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। ये किया बट नो हैंड वॉश, जर्म्स करेंगे आउट। हैंड वॉश रिमाइंडर बाय अ हैंड एम्बेसडर सचिन तेंदुलकर का हाथ। सेवलॉन स्वस्थ इंडिया मिशन। Invest once and enjoy guaranteed maturity with life cover with LIC's Dhan Varsha, a single premium plan for your family's security and prosperity. ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए कुछ और खबरों की ओर बढ़ते हैं। सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण CSTAT ने आज राजधानी नई दिल्ली में 40 साल की अपनी शानदार और सफल यात्रा का समारोह मनाया। इस कार्यक्रम में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी उद्घाटन सत्र के मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। वहीं दिल्ली उच्च न्यायालय के जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इस अवसर पर जस्टिस दिनेश माहेश्वरी ने कहा कि न्यायाधिकरण के कामकाज में सुधार लाने के लिए पिछले 4 वर्षों में कई कदम उठाए गए हैं। The last 40 years have definitely been a period of great success, accomplishments. Of course, the success was tested is a matter of pride for all of us. And as rightly indicated by the speakers of the day today before me, is a day for us to reflect as we look back
and then to rededicate ourselves to the values of this tribunal and in fact the entire justice delivery system while looking forward in anticipation of the years to come. कार्यक्रम को संबोधित करते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा ने कहा कि कोविड महामारी के दौरान न्यायाधिकरण ने प्रधान पीठ के साथ साथ न्यायाधिकरण की 8 क्षेत्रीय खंडपीठों में भी वर्चुअल सुनवाई की। इस अवधि के दौरान एंटी डोपिंग मामले और न्यायाधिकरण की बड़ी पीठों के सामने आने वाले मामलों में भी निर्णय दिए गए थे। During COVID pandemic lockdown, under the chairmanship of Honorable Dr. Justice D.Y. Chanchur, E-Committee Supreme Court of India, we drafted video conferencing rules, live streaming rules, and during the entire lockdown, not even for a single day the court's functioning was shut. People were arguing cases from UK, from USA, from all over the globe. गृह मंत्री अमित शाह ने एक निजी चैनल को दिए गए साक्षात्कार में विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अगर विपक्ष वार्ता के लिए आगे आए तो संसद में जारी मौजूदा गतिरोध को दूर किया जा सकता है। अगर विपक्ष 2 कदम आगे बढ़ाए तो सरकार उससे भी 2 कदम आगे बढ़ेगी। ऐसे कई मुद्दे हैं जो राजनीति से ऊपर हैं और यहां तक कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भी विदेशी धरती पर घरेलू राजनीति पर चर्चा करने से इनकार कर दिया था। वहीं विपक्षी दलों की तरफ से लगातार अडानी हिंडनबर्ग मामले की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी बनाए जाने की मांग पर अमित शाह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही मामले का संज्ञान लिया है और एक जांच समिति का गठन किया है। हमारी सरकार को इस मामले पर कोई भ्रम नहीं है। हमारा कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसकी जांच के लिए एक समिति का गठन किया है और लोगों को न्यायिक प्रक्रिया पर भरोसा करना चाहिए। अगर किसी के पास सबूत हैं तो उसे सुप्रीम कोर्ट की कमेटी के सामने पेश करना चाहिए। अगर कुछ गलत हुआ है तो किसी को बख्शा नहीं जाना चाहिए। तेलंगाना में राज्य लोक सेवा आयोग टीएसपीएससी के पेपर लीक मामले को लेकर राज्य में राजनीतिक पारा गर्मा गया है। शुक्रवार को वाईएसआरटीपी द्वारा टीएसपीएससी के कार्यालय पर प्रदर्शन करने को लेकर जमकर हंगामा हुआ। पार्टी प्रमुख वाईएस शर्मिला को पुलिस ने उनके आवास से बाहर निकलने से रोक दिया, जिसके बाद शर्मिला का गुस्सा तेलंगाना सरकार पर फूटा। उन्होंने मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि वो विरोध को रोकने के लिए रिहायशी इलाकों में धारा 144 लगा रहे हैं। इसका मतलब है कि आप चाहते हैं कि हम सरकार के खिलाफ ना जाएं। तेलंगाना राज्य लोक सेवा आयोग ने विभिन्न इंजीनियरिंग विभागों में 837 पदों पर वैकेंसी निकाली थी। इसके लिए बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने आवेदन फॉर्म भरे थे। भर्ती परीक्षा 5 मार्च को हुई थी, लेकिन परीक्षा खत्म होने के बाद हैदराबाद के सेंट्रल क्राइम स्टेशन ने पेपर लीक का मामला दर्ज कराया गया था। एफआईआर दर्ज होने के बाद जांच के आदेश दे दिए गए थे। वहीं परीक्षा रद्द करने का फैसला किया गया है। उधर भाजपा ने भी तेलंगाना सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। शुक्रवार को हैदराबाद में बीजेपी अध्यक्ष बंदी संजय कुमार ने पेपर लीक मामले में राज्य सरकार के खिलाफ भूख हड़ताल की। पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। रेलवे में जमीन के बदले नौकरी घोटाला मामले में भले ही लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के सदस्यों को जमानत मिल गई है, लेकिन सीबीआई ने अपनी जांच का विस्तार किया है। सीबीआई को जांच से पता चला है कि घोटाले के करीब 4000 लोगों को जमीन के बदले भारतीय रेलवे में नौकरी दी गई थी। यह घोटाला उस वक्त हुआ जब लालू प्रसाद यादव केंद्रीय रेल मंत्री के पद पर थे। सूत्रों ने कहा कि एजेंसी को एक स्टोरेज डिवाइस मिला है जिसमें 1500 उम्मीदवारों की लिस्ट है। इसके साथ ही इन उम्मीदवारों को रेलवे के किसी जोन में तैनात किया गया है, इस बात का भी डेटा सीबीआई को मिला है। अधिकारियों ने दावा किया कि जिन लोगों ने नौकरी के बदले लालू और उनके परिवार को जमीन दी वे बिहार के सिर्फ 5-6 जिलों के हैं।
सीबीआई जांच से ये भी पता चला है कि लालू ने अपने पटना कैंप कार्यालय में MR सेल नाम का एक स्पेशल सेल बनाया था, जिसका इस्तेमाल उम्मीदवारों से डॉक्यूमेंट और एप्लीकेशन जमा करने के लिए एक सेंटर की तरह किया जाता था। ये सेल रेलवे अधिकारियों तक आवेदन भेजने से पहले संबंधित आवेदक के डॉक्यूमेंट्स की जांच करती थी। किस उम्मीदवार को रेलवे के किस जोन में भेजना है, इस तरह के फैसले सेल ही लेती थी। इसके अलावा उम्मीदवारों के साथ समन्वय की जिम्मेदारी भी इसी सेल की थी। जांच में इस बात के भी सबूत सामने आए हैं कि लालू परिवार उम्मीदवारों से खरीदी गई कई जमीनों के बाद में बेचकर फायदा कमा रहा था। कुछ उम्मीदवारों के आवेदन पत्र और उनके द्वारा दिए गए डॉक्यूमेंट्स में कमियां पाई गई। ऐसे में उन्हें रिजेक्ट कर देना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया, बल्कि उनके डॉक्यूमेंट्स को संशोधित किया गया और आवेदकों को नौकरी भी दी गई। ऐसे ज्यादातर मामलों में उम्मीदवारों को बैक डेट में ज्वाइनिंग दी गई। कुछ मामलों में उम्मीदवार मेडिकल टेस्ट पास नहीं कर पाए। ऐसे उम्मीदवारों को उन पदों पर नौकरी दी गई जहां मेडिकल फिटनेस की जरूरत नहीं थी। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के इंटरव्यू को लेकर मचे घमासान के बीच उसका दूसरा इंटरव्यू भी सामने आ गया है। इस बार उसका लुक बदला हुआ दिख रहा है। एक प्राइवेट टीवी न्यूज चैनल के इंटरव्यू में लॉरेंस बिश्नोई के हाव भाव बता रहे हैं कि उसे किसी का भी डर नहीं रह गया है। इस इंटरव्यू में लॉरेंस बिश्नोई कह रहा है कि जिस दिन वह अभिनेता सलमान खान को मारेगा, उस दिन गुंडा कहलाएगा। इंटरव्यू में लॉरेंस बिश्नोई ने गोविंदवाल जिले गैंगवार पर भी बोला है और खुलकर अपना जुर्म कबूल किया है। गौरतलब है कि एक दिन पहले ही पंजाब डीजीपी गौरव यादव ने दावा किया था कि इंटरव्यू पंजाब की किसी जेल का नहीं है। जेल की सलाखों के पीछे बंद लॉरेंस बिश्नोई का ये इंटरव्यू चौंकाने वाला है। इस इंटरव्यू के बाद पंजाब प्रशासन पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। और अब बात भारतीय रेल की। 2 तेलुगु राज्यों आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन से आज 27वीं भारत गौरव ट्रेन की शुरुआत की गई। ये ट्रेन श्रद्धालुओं को उत्तर भारत में स्थित कई प्रमुख तीर्थ स्थलों का दर्शन करवाएगी। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। एक भारत श्रेष्ठ भारत, देखो अपना देश। खास तौर पर तीर्थ पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत गौरव ट्रेन की शुरुआत की गई। देश भर में अब तक 26 भारत गौरव ट्रेन अलग अलग तीर्थ स्थलों के लिए चलाई जा चुकी है। IRCTC द्वारा संचालित 27वें भारत गौरव ट्रेन को पहली बार सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन से शनिवार को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। यह 2 तेलुगु राज्यों आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लिए पहली भारत गौरव ट्रेन है, जो दक्षिण मध्य रेलवे के अंतर्गत आता है। देश की ऐतिहासिक संप्रभुता और सांस्कृतिक धरोहरों को दर्शाता इस भारत गौरव ट्रेन को पुण्य क्षेत्र यात्रा का नाम दिया गया है। 8 रात और 9 दिन के इस यात्रा में श्रद्धालु पुरी, कोणार्क, गया, वाराणसी, अयोध्या, प्रयागराज में विभिन्न धार्मिक स्थलों का दर्शन करेंगे। इस ट्रेन में यात्रा करने वाले सभी यात्रियों के रहने, भोजन और परिवहन की व्यवस्था पैकेज के अंतर्गत ही होगी। साथ ही उनकी सुरक्षा का भी विशेष ध्यान रखा जाएगा। भारत गौरव ट्रेन के द्वारा सरकार का लक्ष्य देश में घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ साथ लोगों को अपने ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहरों से अवगत कराना भी है। अभिषेक सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और बुलेटिन में यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। चैम, मारते रहना है छक्का। हाँ। तो गो होम एंड हैंड वॉश पक्का। हैंड वॉश रिमाइंडर बाय योर हैंड एम्बेसडर सचिन तेंदुलकर का हाथ। सेवलॉन स्वस्थ इंडिया मिशन। कब तक लंबी लाइनों में उम्र बिताइएगा? डिजिटल पेमेंट अपनाइए, चुटकी में हल पाइए। पुराने तरीके कब तक अपनाइएगा? डिजिटल पेमेंट बहुत आसान है, देखिए चुटकी में पेमेंट चुका। बटुआ ढूंढ रहे हैं?
डिजिटल पेमेंट अपनाइए, कभी भी कहीं भी और सुरक्षित। हमने तो इन्हें डिजिटल पेमेंट करना सिखा दिया है। आपने? आरबीआई कहता है कि डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ। ब्रेक के बाद कुछ और खबरों पर नजर डालते हैं। पाकिस्तान में सियासी उथल पुथल जारी है। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान अपने समर्थकों के साथ अदालती सुनवाई में भाग लेने के लिए इस्लामाबाद पहुंच गए हैं। हालांकि इमरान ने अपनी गिरफ्तारी की आशंका जताई है। इमरान खान ने कहा कि सभी मामलों में जमानत मिलने के बावजूद पीडीएम सरकार मुझे गिरफ्तार करना चाहती है। उन्होंने कहा कि सरकार के दुर्भावनापूर्ण इरादों को जानने के बावजूद मैं इस्लामाबाद और अदालत जा रहा हूं, क्योंकि मैं कानून के शासन में विश्वास करता हूं। वहीं इमरान के लाहौर के जमा पार्क स्थित निवास में पुलिस के घुसने की खबर है। भारत के शीर्ष युगल टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना इंडियन वेल्स मास्टर्स के पुरुष युगल के फाइनल में स्थान बना लिया है। रोहन बोपन्ना और ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू एब्डन की जोड़ी ने सेमीफाइनल में अमेरिका के जॉन एशनर और जैक सॉक की जोड़ी को हराने में सफलता पाई। बोपन्ना और एब्डन की जोड़ी ने संघर्षपूर्ण मुकाबले में अमेरिकी जोड़ी को 7-6, 7-6 से हराने में सफलता पाई। अब फाइनल में बोपन्ना और मैथ्यू का सामना ब्रिटेन के नील स्पुक्सपी और नीदरलैंड्स की वेल्सी कुलहोफ की शीर्ष वरीयता प्राप्त जोड़े से होगा। बोपन्ना के पास अब साल का पहला मास्टर्स खिताब जीतने का अच्छा मौका है। बोपन्ना और मैथी दोनों की जोड़ी ने इस साल फरवरी में 3 एटीपी टूर्नामेंट का डबल्स फाइनल खेला। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार।